डीएनए मित्रों, अब हम पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर गिरने वाली सबसे बड़ी बिजली का डीएनए टेस्ट करेंगे। आसिम मुनीर पर अचानक अमेरिका और खासकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की असीम कृपा ने पूरी दुनिया के साथ साथ आपको भी हैरान कर दिया होगा। पिछले कुछ समय से आप भी सोच रहे होंगे कि कंगाल मुल्क के आतंकी सेना के चीफ पर ट्रंप जैसे नेता क्यों इतना प्यार बरसा रहे हैं, क्यों पाकिस्तान से इतना अपनापन दिखा रहे हैं, क्यों पाकिस्तान को संरक्षण दे रहे हैं और उसे फजीहत से बचाने के लिए झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। लेकिन अब ट्रंप के रिचार्ज की पाकिस्तानी वैलिडिटी खत्म हो रही है। इसका मतलब यह है आसिम मुनीर पर ट्रंप के एहसान के दिन अब लद गए हैं। अब मुनीर पर ट्रंप कृपा नहीं बरसाएंगे, उसका सिंहासन खींचेंगे। ऐसी आशंका क्यों जताई जा रही है, इसी सवाल का विश्लेषण आज हम करने वाले हैं। बड़ी खबर यह है कि मुनीर ने ट्रंप के सामने जो वादा किया था, अपने उस वादे से अब वो मुकर रहा है, जिसके बाद आसिम मुनीर के सितारे गर्दिश में आने वाले हैं और आशंका जाहिर की जा रही है अब तक मुनीर को मजबूत कर रहा अमेरिका पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ का तख्ता पलट भी कर सकता है। इससे बचने के लिए आसिम मुनीर इस महीने के अंत या फिर अगले महीने की शुरुआत में एक बार फिर से व्हाइट हाउस का दौरा करने वाला है और इस दौरान मुनीर को गाजा में पाकिस्तान की फौज भेजने पर अपना आखिरी फैसला ट्रंप को बताना होगा। यही फैसला ट्रंप और पाकिस्तान के बीच हुई नई नई दोस्ती का भविष्य तय करेगा। फिलहाल मुनीर के अमेरिका दौरे से पहले पाकिस्तान ने अपना फैसला कर लिया है। आज आपको भी जानना चाहिए ट्रंप ने अपने गाजा प्लान में पाकिस्तान की सेना के लिए जो रोल चुना है वो आसिम मुनीर के लिए कैसे आगे कुआं और पीछे खाई साबित हो रहा है और अमेरिका से किए गए वादे से मुकरना किस तरह आसिम मुनीर को अर्श से फर्श पर लाकर पटक देगा। सबसे पहले आप समझिए मुनीर 6 महीने में तीसरी बार अमेरिका क्यों जा रहा है और इस दौरे में व्हाइट हाउस से मुनीर की उदास और परेशान तस्वीर क्यों सामने आने वाली है। तो ट्रंप ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। ट्रंप नए साल में अपने 20 पॉइंट वाले गाजा प्लान के दूसरे चरण को एक्टिवेट करना चाहते हैं, जिसमें बड़ी भूमिका निभाने का वादा करके मुनीर और शहबाज ने व्हाइट हाउस में घुसपैठ की थी। अब ट्रंप आसिम मुनीर पर गाजा में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल यानी गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स के तौर पर पाकिस्तान की सेना की तैनाती का दबाव बढ़ा रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान गाजा में सैनिक भेजे ताकि युद्ध के बाद गाजा के फिर से निर्माण के दौरान हालात को संभालने और हमास को रोकने के लिए मुस्लिम देशों की संयुक्त फोर्स बनाई जा सके। आसिम मुनीर ने ट्रंप से गाजा योजना में सबसे आगे रहने और फोर्स भेजने का वादा भी कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान के हालात को देखते हुए आसिम मुनीर अब ट्रंप से किए वादे को तोड़ने की तैयारी कर रहा है। किस तरह पाकिस्तान की मीडिया बता रही है अमेरिका को बार बार धोखा देने वाला पाकिस्तान किस तरह गाजा में अपनी सेना तैनात करने का वादा तोड़कर फिर से ट्रंप को धोखा देने वाला है। और पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स को भी इस बात की आशंका है मुनीर का यह वादा उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अब तक पाकिस्तान को पुचकार रहे ट्रंप पर फिर से भारत ट्रंप अब करने लगे। यही वजह है पाकिस्तानियों को लग रहा है मुनीर ने पूरे देश को फंसा दिया। आज आपको यह समझना चाहिए किस तरह मुनीर ने गाजा में अपनी सेना भेजने का वादा करके पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खुद को ताकतवर बनाया और अब यही ताकत उसको अमेरिका के जाल से निकलने नहीं दे रही है। पाकिस्तान गाजा में अपनी सेना तैनात करेगा या नहीं करेगा, इस फैसले में सबसे बड़ी भूमिका आसिम मुनीर को निभानी है। आसिम मुनीर ने अमेरिका के समर्थन से शहबाज शरीफ पर दबाव बनाकर फिलहाल सीडीएफ यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की गद्दी हासिल कर ली है। यानी मुनीर ही पाकिस्तान की सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों का चीफ है। सीडीएफ बनने के बाद साथ साथ मुनीर को 2030 तक का एक्सटेंशन और जीवन भर कानूनी प्रतिरक्षा भी मिली है। यानी मुनीर के लिए हुए किसी भी फैसले के बावजूद वो सुरक्षित रहेगा। ट्रंप चाहते हैं गाजा में हमास को निष्क्रिय करने का काम, हमास से हथियार छीनने का काम अब मुस्लिम देश की फोर्स करे। इसी वादे के साथ ट्रंप ने इजराइल के हमले गाजा में रुकवाए हैं। दूसरे मुस्लिम देश अपनी जनता के विरोध को देखते हुए सबसे पहले इस सेना का हिस्सा नहीं बनना चाहते। पाकिस्तान के पास दूसरे मुस्लिम देशों से बड़ी सेना है जिस पर ट्रंप का दबाव भी काम करता है। इसलिए ट्रंप ने मुनीर को जल्द से जल्द गाजा में सेना भेजने का फरमान सुना दिया। इसके अलावा पश्चिमी मीडिया ये खबरें छापकर पाकिस्तान पर और ज्यादा दबाव बढ़ा रही है। ऐसा नहीं करने पर ट्रंप
पाकिस्तान से बहुत ज्यादा नाराज हो सकते हैं। आज आपको यह भी जानना चाहिए, मुनीर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होने के बावजूद, अमेरिका से वादा करने के बावजूद गाजा में सेना भेजने से डर क्यों रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में प्रो फिलिस्तीन और इजराइल विरोध की भावना है, जिसका समर्थन मुनीर और शहबाज भी करते रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तानी सैनिक अगर हमास से इजराइल की रक्षा करने और हमास आतंकवादियों के हथियार छीनने गाजा गए तो पाकिस्तान के कट्टरपंथी सड़क पर उतर जाएंगे। मुनीर को अमेरिका और इजराइल का एजेंट बताकर उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। पूरा पाकिस्तान मुनीर और शहबाज के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। मुनीर को डर है पाकिस्तान के इस्लामी दल और कट्टरपंथी सीधे इमरान खान से हाथ मिलाकर सड़क पर उतर सकते हैं। इसके अलावा मुनीर को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भी आगाह किया है। आईएसआई ने कहा है कि पाकिस्तान की सेना के अंदर फिलिस्तीन समर्थित भावनाएं रखने वाले जनरल जो सेना पर मुनीर के स्थायी कब्जे से बहुत खुश नहीं हैं, वो भी गाजा में सेना भेजने पर बगावत कर देंगे। डीएनए मित्रों, इसी वजह से डरे हुए मुनीर ने ट्रंप से धोखेबाजी करने की तैयारी कर ली। लेकिन मुनीर को यह भी मालूम है, अगर दुनिया में लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने वाले अमेरिका का मौन समर्थन ना होता तो ना इमरान खान जेल में होते और ना ही शहबाज शरीफ इतनी आसानी से मुनीर को पाकिस्तान की सारी ताकत सौंप देते। इसलिए व्हाइट हाउस जाकर मुनीर आखिरी बार ट्रंप को कुछ और ऑफर देने की कोशिश करेगा। लेकिन ट्रंप इजराइल के हित के खिलाफ पाकिस्तान से कोई समझौता करेंगे, इसकी उम्मीद बहुत ही कम है। इसलिए अब मुनीर के तख्ता पलट की उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि ट्रंप को नाराज करके मुनीर पाकिस्तान कहां और कितना नुकसान करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान का। डीएनए मित्रों, जो ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से फोन पर बात नहीं करते थे, उन्होंने आसिम मुनीर को सीधे व्हाइट हाउस बुलाकर उसका नाम लेकर आतंकी सेना के चीफ का कद कई गुना बढ़ा दिया था, जिससे पाकिस्तान में मुनीर बहुत ही मजबूत हो गया। इसके बाद ट्रंप की वजह से आईएमएफ और खुद अमेरिका ने भी पाकिस्तान पर धन वर्षा कर दी। ट्रंप के दौर में पाकिस्तान को आईएमएफ से $7 अरब यानी लगभग 2 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए की मदद अब तक मिल चुकी है। इसका श्रेय आसिम मुनीर को मिला और पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। अमेरिका से पाकिस्तान को F-16 अपग्रेड पैकेज के तौर पर $686 मिलियन यानी 200 अरब पाकिस्तानी रुपए की मदद मिली, जिससे पाकिस्तानी सेना की ताकत और मनोबल दोनों बढ़ा। इसके अलावा पाकिस्तान को रेकोडिक परियोजना और अमेरिका से खनीज समझौते के तौर पर लगभग $2 बिलियन यानी 560 अरब पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा का पैकेज मिलेगा, जिसने मुनीर को पाकिस्तान में आर्थिक और रणनीतिक वैधता दिला दी है। डीएनए मित्रों, इसी वजह से पाकिस्तानियों को लगने लगा मुनीर ही मुल्क का बेड़ा पार लगा सकता है। लेकिन गाजा में मुनीर ने सेना नहीं भेजी और ट्रंप नाराज हुए तो आईएमएफ की अगली किस्तें रुक जाएंगी और ये उस वक्त होगा जब 2025-26 में पाकिस्तान को $23 अरब यानी 6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा का कर्ज चुकाना है। पाकिस्तान ने अगर कर्ज नहीं चुकाया और डिफॉल्टर हुआ तो पाकिस्तानी रुपया तेजी से गिरेगा और पाकिस्तान में 15 से 20% तक महंगाई बढ़ेगी और F-16 की उम्र 15 साल बढ़ाने वाले समझौते का भविष्य भी अनिश्चित हो जाएगा, यानी असर पाकिस्तानी सेना की ताकत पर भी पड़ेगा। इसके अलावा ट्रंप नाराज हुए तो पाकिस्तान के अंदर मुनीर के दुश्मन नंबर 1 इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के आंदोलन के साथ साथ अमेरिका से भी इमरान खान को बाहर निकालने की आवाजें तेज हो जाएंगी, जो भारी दबाव के बावजूद अब तक वॉशिंगटन से इस्लामाबाद तक नहीं पहुंच पा रही है। इमरान बाहर आए तो सबसे पहले संकट में मुनीर की कुर्सी ही आएगी। डीएनए मित्रों, एक बात तो साफ है, जिस अमेरिका की मदद से मुनीर पाकिस्तान में इतना शक्तिशाली बना, उससे गद्दारी सिर्फ मुनीर का तख्ता पलट नहीं करवाएगी, बल्कि पाकिस्तान को भी भिखारी बना देगी। इसकी आशंका खुद पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स भी जाहिर कर चुके हैं। वैसे आज आपको पाकिस्तान की एक आंतरिक रिपोर्ट जो सामने आई है, जो उसके भविष्य का आईना दिखा रही है, उसके बारे में भी जानना चाहिए। पाकिस्तान की FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपने ही देश की संसद को एक रोचक जानकारी दी है। FIA ने कहा है कि जिन देशों को पाकिस्तान अपना बिरादर मुल्क कहता है, उन देशों की जेब काटने के काम में पाकिस्तानी भिखारी जोर शोर से जुटे हुए हैं। इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान के माथे पर लगे भिखारी वाले कलंक को और ज्यादा गहरा कर दिया है। इस रिपोर्ट के सबसे चौंकाने वाले आंकड़े सऊदी अरब से आए हैं।
सऊदी अरब से 56,000 पाकिस्तानियों को भगाया गया है। पाकिस्तानियों को सऊदी अरब से सिर्फ इसलिए वापस भेजा गया क्योंकि वो वहां भीख मांगते पकड़े गए थे। सोचिए, सऊदी में पाकिस्तान से 56,000 लोग सिर्फ भीख मांगने गए थे। ये पाकिस्तानी भिखारी अक्सर उम्रा या हज के नाम पर वीजा लेते हैं और सऊदी में संगठित तरीके से भीख मांगते हैं। खुद को परमाणु शक्ति संपन्न देश बताने वाले पाकिस्तान के नागरिकों की इतनी बड़ी संख्या में भीख मांगते हुए पकड़े जाना और डिपोर्ट होना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की साख को जीरो कर रहा है। इस रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में बताया गया है कि पाकिस्तान की FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस साल 66,000 से ज्यादा लोगों को विदेश जाने से रोका क्योंकि वो भीख मांगने दूसरे देश में जा रहे थे। सोचिए, 66,000 लोगों को पाकिस्तान ने रोक लिया, नहीं तो ये पाकिस्तानी भिखारी सऊदी में कैसा उत्पात मचाते। इनमें से 51,000 लोग फर्जी दस्तावेजों या संदिग्ध वीजा के कारण रोके गए। पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों की वजह से पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू इतनी कम है और सऊदी, UAE और दूसरे खाड़ी देशों ने पाकिस्तानियों के लिए वीजा नियम भी अब बेहद सख्त कर दिए। FIA की रिपोर्ट मानती है कि पाकिस्तान के संगठित गिरोह लोगों को भिखारी वीजा पर विदेश भेज रहे हैं। सऊदी अरब की सख्ती के बाद अब ये गिरोह अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे नए रास्तों की तलाश कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की बदनामी का दायरा और बढ़ रहा है। इस तरीके की खबरों के बाद अब सामान्य पाकिस्तानी यात्रियों और व्यापारियों को भी विदेशों में शक की निगाह से देखा जा रहा है। यानी विदेशों में एक आम धारणा बन रही है, अगर आपके सामने पाकिस्तानी है तो वो भिखारी होगा या फिर आतंकी। फिलहाल पाकिस्तान में भीख मांगना सालाना $48 बिलियन का उद्योग बन गया है, जिससे पाकिस्तान के लगभग 4 करोड़ लोग जुड़े हुए। सोचिए, 4 करोड़ लोग, और इनकी संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, पाकिस्तान की साख दुनिया में वैसे वैसे गिरती जा रही है। डीएनए मित्रों, दुनिया में पाकिस्तान की 2 ही पहचान रह गई है, एक भिखारी मुल्क की और दूसरे नंबर पर आतंकी मुल्क की। इस्लामिक आतंकवाद का सबसे बड़ा मुल्क है पाकिस्तान और आसिम मुनीर इस्लामिक आतंकवाद का जनरल है। डीएनए मित्रों, 24 घंटे पहले डीएनए में हमने आपको बताया था कि तीसरा विश्व युद्ध इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ होगा। तो मित्रों, हमारे सटीक विश्लेषण के 24 घंटे बाद इस्लामिक कट्टरपंथ के विषैले वायरस के प्रसार को रोकने और उसे हराने के लिए आज दुनिया में 2 पहल हुई हैं। इस्लामिक कट्टरपंथ के सैन्य विस्तार को रोकने के लिए पहला गठबंधन बना है। वहीं इस्लामिक अतिवाद के वैचारिक विस्तार को बैन करने के लिए डेनमार्क ने नई पहल की है। पहले हम इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन के खिलाफ बने गठबंधन का विश्लेषण करेंगे। यह गठबंधन इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा बनने की ख्वाहिश रखने वाले तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन के खिलाफ बना है। यह वही कट्टरपंथी अर्दोआन है जो भारत के खिलाफ अपने वैचारिक गुलाम पाकिस्तान के समर्थन में लगातार खड़े रहते हैं। भारत विरोधी कट्टरपंथी अर्दोआन के खिलाफ बने इस गठबंधन पर हमारा यह विश्लेषण आप थोड़ा ध्यान से देखिए। इजराइल, ग्रीस और साइप्रस ने मिलकर एक नया सैन्य गठबंधन बनाया है। इस्लामिक उन्माद के खिलाफ इस गठबंधन में शुरुआत में 2,500 सैनिकों की एक यूनिट बनाई जाएगी। इसमें इजराइल और ग्रीस से 1,000 सैनिक और साइप्रस से 500 सैनिक शामिल होंगे। इस यूनिट में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवान भी शामिल होंगे। इस्लामिक कट्टरपंथी जमात के खिलाफ नए गठबंधन की यह शुरुआत है, इसलिए फिलहाल सैनिकों की संख्या कम है। डीएनए मित्रों, हम सभी जानते हैं शुरुआत छोटे कदम से ही होती है। अब बिग वॉल पर एक बार नक्शे के जरिए नए गठबंधन की जमीनी जानकारी को भी थोड़ा सा हम आपको विस्तार से बता देते हैं, समझा देते हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा गठबंधन बनेगा। और आप देखिए, ग्रीस से होता हुआ ये साइप्रस तक जा रहा है। 2,500 जो जवान हैं, 1,000 इजराइल के हैं, 1,000 जो हैं वो ग्रीस से और साइप्रस के 500। ये तीनों देश मिल करके इस पूरी आर्मी को तैयार कर रहे हैं। और किसके लिए कर रहे हैं? तुर्की के लिए। सिर्फ ग्रीस जमीन पर तुर्की के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इन चारों देशों के बीच भूमध्य सागर है और यह नया सैन्य गठबंधन भूमध्य सागर में इस्लामिक अतिवादी गठबंधन के कथित खलीफा एर्दोआन की मनमानी पर लगाम लगाएगा। यानी इस्लामिक कट्टरपंथी गठबंधन के खिलाफ पहली लड़ाई का मैदान भूमध्य सागर बनेगा। और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसी जगह ये यूनिट तैनात की जाएगी। गठबंधन बन चुका है, लड़ाई का मैदान तय हो चुका है। तुर्की के खिलाफ आखिर इजराइल, साइप्रस और ग्रीस ने गठबंधन क्यों बनाया,
हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि भूमध्य सागर ही लड़ाई का मैदान क्यों बनेगा। समझते हैं कि आखिर समंदर को ही बैटलफील्ड क्यों चुना गया। डीएनए मित्रों, भूमध्य सागर से वैश्विक समुद्री व्यापार का करीब 15% हिस्सा गुजरता है। इसे डॉलर में समझे तो यह $1 ट्रिलियन से ज्यादा का व्यापार है। भूमध्य सागर यूरोप, अफ्रीका, एशिया को जोड़ता है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली स्वेज नहर वैश्विक सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुर्की इसी पर कंट्रोल करना चाहता है। भूमध्य सागर में भरपूर मात्रा में गैस जैसे प्राकृतिक संसाधन भी हैं। समझिए, व्यापार, सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिहाज से भूमध्य सागर पर कंट्रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसका इस रूट पर कंट्रोल होगा वो दुनिया के ट्रेड, गैस सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। आज के वर्ल्ड ऑर्डर में ऊर्जा और व्यापार पर जिसका कब्जा होगा उसका ही वर्चस्व दुनिया में होगा। डीएनए मित्रों, इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा बनने का सपना देखने वाले एर्दोआन पूरे भूमध्य सागर पर इसलिए कब्जा करना चाहते हैं, अगर तुर्की ने इस रूट पर कब्जा कर लिया तो वो दुनिया के सप्लाई चेन को मनमाने तरीके से कंट्रोल कर सकता है। ऐसा हुआ तो इस्लामिक कट्टरपंथी गठबंधन दुनिया को अपने इशारे पर चलाएगा। तुर्की की इसी साजिश को नाकाम करने के लिए इजराइल, ग्रीस और साइप्रस ने अब हाथ मिला लिया है। डीएनए मित्रों, इस्लामिक कट्टरपंथी गठबंधन का वैचारिक आधार हिंसा है। यह गठबंधन पूरी दुनिया में मौजूद अपने वैचारिक बंधुओं की मानवता विरोधी गतिविधियों का संरक्षण करता है, उसे आर्थिक मदद देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एर्दोआन ने इसी कट्टरपंथी वैचारिक मित्रता का प्रमाण देते हुए पाकिस्तान का समर्थन किया था, उसे हथियार दिए थे। कट्टरपंथी इस्लामिक गठबंधन के खलीफा बनने की चाहत में एर्दोआन ने गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल के एक्शन का विरोध किया। हिंसक हमास के लिए एर्दोआन के प्रेम को ऐसे समझिए कि उन्होंने इजरायली विमानों के लिए तुर्की का एयर स्पेस बंद कर दिया। सीरिया में इस्लामिक आतंकवादियों पर इजराइल की कार्रवाई का भी एर्दोआन विरोध करते हैं। इजराइल सीरिया के कट्टरपंथियों को बड़ा खतरा मानता है, जबकि तुर्की उनकी मदद करता है। इतना ही नहीं, इजराइल के खिलाफ एर्दोआन इस्लामिक कट्टरपंथी गठबंधन के सबसे बड़े फाइनेंसर ईरान की चुपके चुपके मदद भी करते हैं। हड़प नीति और अवैध कब्जा यह इस्लामिक कट्टरपंथियों का प्रमुख एजेंडा रहता है। इसी एजेंडे पर चलते हुए तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर अवैध कब्जा किया हुआ है। पिछले 2 महीने में तुर्की ने करीब 350 बार साइप्रस के एयर स्पेस और समुद्री सीमा का उल्लंघन किया है। इसी विस्तारवाद नीति के तहत तुर्की ने एजियन सागर में ग्रीस के कई द्वीपों पर कब्जा किया हुआ है। समुद्री सीमा, गैस फील्ड्स और पाइपलाइंस को लेकर भी तुर्की ग्रीस पर धौंस जमाता रहा है। डीएनए मित्रों, तुर्की की इस मनमानी की वजह उसकी सैन्य ताकत है। फायर पावर इंडेक्स में तुर्की की रैंक 9 है। इजराइल 15वें स्थान पर है, ग्रीस 30वें नंबर पर है, तो साइप्रस की अनुमानित रैंकिंग 100 है। डीएनए मित्रों, हम सभी जानते हैं जहां भी कट्टरपंथी थोड़ा मजबूत होते हैं, सबसे पहले अल्पसंख्यक यानी कमजोर लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू इसका प्रमाण है। यही तुर्की कर रहा है। हिंसक, कट्टरपंथी, विस्तारवादी और नफरती एजेंडे से लैस एर्दोआन इजराइल, साइप्रस, ग्रीस को निशाना बनाते रहे हैं। भूमध्य सागर पर कब्जा करना चाहते हैं। दुनिया भर के इस्लामिक आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। इसी कट्टरपंथी एजेंडे में डूबे इस्लामिक गठबंधन के कथित खलीफा को जवाब देने के लिए नया गठबंधन तैयार हो गया है। यह गठबंधन अब इस्लामिक कट्टरपंथी गठबंधन के खलीफा को चुनौती देगा, उनके सैन्य विस्तार का प्रतिकार करेगा। डीएनए मित्रों, अब हम इस्लामिक कट्टरपंथी गठबंधन के खिलाफ दूसरे मोर्चे का विश्लेषण करेंगे। ब्रिटिश लेखक लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने कहा है कि हमारी ड्रेसिंग स्टाइल हमारे विचारों को बाहर से व्यक्त करती है। इसीलिए कट्टरपंथ के वैचारिक प्रसार को रोकने के लिए डेनमार्क की सरकार ने शिक्षण संस्थानों में ड्रेस के सुधार का फैसला किया है। डेनमार्क में शिक्षण संस्थाओं में जल्द ही नकाब, हिजाब, बुर्का बैन होगा। डेनमार्क की सरकार ने कहा है कि वो जल्द ही शिक्षण संस्थानों में बुर्का, नकाब को बैन करने का प्रस्ताव संसद में लाएगी। प्रस्ताव पास होने के बाद शिक्षण संस्थानों में बुर्का और नकाब पर बैन लगा दिया जाएगा। मित्रों, अगस्त 2018 में ही डेनमार्क ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब जैसे पूरे चेहरे को ढकने वाले इस्लामिक पहनावे पर बैन लगा दिया था। इसके उल्लंघन पर जुर्माने का भी प्रावधान है। मित्रों, प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने कहा है कि राजनीति, भाषा और पहनावा तीनों विचारधारा के औजार होते हैं। इसीलिए डेनमार्क की सरकार के फैसले को
इस्लामिक कट्टरपंथी उन्माद के वैचारिक प्रसाद के खिलाफ बड़ा कदम बताया जा रहा है, क्योंकि बुर्का और हिजाब सिर्फ पहनावा नहीं है, ये कट्टरपंथी विचारधारा का बीज है। अतिवादी इसे धर्म से जोड़ते हैं। लड़कियों को बुर्का नकाब पहनाकर उन्हें कट्टरपंथ के रंग में रंगा जाता है। यानी मित्रों, डेनमार्क की आबादी में मुस्लिम आबादी करीब 5% है। इनमें से ज्यादातर तुर्की, सीरिया और इराक से आए हैं। डेनमार्क उदारवादी विचारों वाला देश है। कट्टरपंथी कई बार डेनमार्क में ईश निंदा के नाम पर उपद्रव कर चुके हैं। इसलिए अब डेनमार्क की सरकार कट्टरपंथियों के वैचारिक वायरस वाले संक्रमण को रोकने की कोशिश कर रही है। यानी मित्रों, हम सभी जानते हैं कि आजकल कथित प्रोग्रेसिव, उदारवादी या लिबरल होने का दिखावा करना भी एक फैशन है। इस दिखावे का संक्रमण भी कट्टरपंथ की तरह विश्वव्यापी है। तो डेनमार्क की सरकार ने कट्टरपंथियों के वैचारिक प्रसार को रोकने के लिए जो कदम उठाया, तो कथित लिबरल मैदान में आ गए। जैसे हमारे देश में होता है, ठीक वैसे ही डेनमार्क में भी कथित लिबरल मानवाधिकार के नाम पर शिक्षण संस्थाओं में बुर्का नकाब पर बैन का विरोध कर रहे हैं। मित्रों, डेनमार्क में विरोध और समर्थन उनका आंतरिक मामला है, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वहां से करीब 7000 किलोमीटर दूर भारत में भी कट्टरपंथियों के वैचारिक बंधु आक्रोशित हो गए हैं। सुनिए डेनमार्क सरकार के प्रस्ताव पर कैसे ये अपने गुस्से का भारत में इजहार कर रहे हैं। ये सबसे बेवकूफ़ी वाला फैसला है। किसी को क्या पहनना क्या नहीं पहनना ये ना हम तय कर सकते हैं ना आप तय कर सकते हैं। जिसको जो पहनना वो पहने। हमारे हिसाब से तो ये गलत है। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, सबका अपना अपना स्टाइल रहता है, वे ऑफ लिविंग रहता है। तो ऐसा पाबंदी नहीं लगनी चाहिए कि ये नहीं पहनना है या वो नहीं पहनना है। बुर्का एक मुस्लिम पॉइंट है, वो हिसाब से बुर्के को ज़्यादा इशू बनाए हैं। नहीं मित्रों, समझिए, अतिवादी दुनिया के किसी भी हिस्से में रहे, कट्टरपंथ का धागा उन्हें बहुत ही मजबूती से जोड़ता है। इनकी वैचारिक बंधुता इनकी इतनी मजबूत होती है कि वो सरहद का ख्याल नहीं करती। सोचिए, जिन्हें यह नहीं पता होगा कि डेनमार्क कहां है, वो भी सिर्फ कट्टरपंथी भाईचारे के लिए डेनमार्क सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। इस फैसले से इनके जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने कट्टरपंथी बंधुओं से एकजुटता दिखाने के लिए ये मैदान में उतर आएंगे। गाजा के नाम पर देश भर में हुआ प्रदर्शन इस मजबूत कट्टरपंथी डोर का एक प्रमाण है। मित्रों, कट्टरपंथी चाहे विरोध करते रहे, लेकिन डेनमार्क से पहले ऑस्ट्रिया की संसद ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू कर दिया है। ये मित्रों, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, बुल्गारिया, पुर्तगाल, नॉर्वे में बुर्का नकाब पर बैन लग चुका है। और सुनिए, जर्मनी, स्वीडन, इटली जैसे देशों में बुर्का नकाब पर बैन को लेकर गंभीर चर्चा जारी है। ये मित्रों, पूरा यूरोप कट्टरपंथियों और घुसपैठियों से परेशान है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। इन दिनों हमारे देश में घुसपैठियों के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। इस अभियान में शीर्ष पर चल रहा है उत्तर प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। योगी घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च चला रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार उन्होंने टॉर्च की बैटरी थोड़ी और बढ़ा दी है और ऑपरेशन का दायरा भी बढ़ा दिया है। मित्रों, भले ही उत्तर प्रदेश में चारों तरफ कोहरा छाया हो, लेकिन घने कोहरे के बीच यूपी पुलिस हाई पावर टॉर्च लेकर घुसपैठियों की पहचान कर रही है। रात के अंधेरे में पुलिस टॉर्च लेकर झुग्गियों में पहुंच रही है, दस्तावेज चेक कर रही है और संदिग्धों को चिन्हित करके पूछताछ कर रही है। यूपी में ऑपरेशन टॉर्च की बैटरी बढ़ने के बाद कहां-कहां एक्शन हो रहा है, कहां कितने संदिग्ध पकड़े गए, कितने गिरफ्त से बाहर हैं, आंकड़ों के साथ अब हम इसका विश्लेषण करने वाले हैं। ठीक है ना मित्रों, ऑपरेशन टॉर्च का दायरा बढ़ाकर 75 जिलों तक कर दिया गया है, लेकिन मुख्य फोकस यूपी के 17 प्रमुख शहरों पर। पुलिस रात में गुप्त रूप से झुग्गी झोपड़ियों, सड़क किनारे बस्तियों और संदिग्ध जगहों पर छापेमारी कर रही है। आज हम घुसपैठियों के इन्हीं हॉट स्पॉट से आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना चाहिए कि ऑपरेशन टॉर्च की बैटरी बढ़ने के मायने क्या है। इसके मायने सीधे, पहले ये सामान्य चेकिंग तक सीमित था, लेकिन अब योगी सरकार ने इसे युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। ऑपरेशन टॉर्च के लिए टीम और संसाधन भी बढ़ा दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि हर जिले में स्पेशल टीम बनाई गई है। जैसे मुजफ्फरनगर में आईपीएस अफसर इसे लीड कर रहे हैं। स्वैट और एसटीएफ की टीम भी इसमें मदद कर रही है। ऑपरेशन टॉर्च के लिए फोकस जोन सेट किए गए हैं, यानी खास तौर पर उन बस्तियों और झुग्गियों को चिन्हित किया गया है जहां बाहरी लोग ज्यादा रहते हैं। ऑपरेशन टॉर्च की बैटरी बढ़ने के बाद यूपी पुलिस ग्राउंड पर किस तरह एक्टिव है, अब हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं।
यूपी के बड़े से लेकर छोटे शहर में यूपी पुलिस टॉर्च लेकर जांच कर रही है। इस अभियान को भले ही ऑपरेशन टॉर्च नाम दिया जा रहा है, लेकिन यूपी पुलिस 24 घंटे एक्टिव है। और आप देख सकते हैं वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, मऊ, मुजफ्फरनगर, संभल, मेरठ, बुलंदशहर, आगरा, सहारनपुर, हर जगह आपको पुलिस अचानक किसी बस्ती में और खासतौर से झुग्गियों में जो अचानक कहीं बना दी जाती हैं, वहां पर टॉर्च लेकर पहुंच रहे हैं। रात के अंधेरे में पहुंच रहे हैं। टॉर्च से वहां रहने वालों के जो दस्तावेज हैं उनकी जांच कर रहे हैं। शहर शहर टॉर्च लाइट में कैसे घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, अब उसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। आपके परिवार में यहाँ कौन कौन रहता है? आधार कार्ड निकालो, आधार कार्ड वगैरह सब लाइए। जितने लोग हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, जो कागजात है, उसको लेकर के बाहर आइए। आइए बताइए कहाँ से, कितने दिन से आप लोग आए हो यहाँ पे? बांग्लादेशी और घुसपैठियों को लेकर सीएम योगी का ऑपरेशन टॉर्च जारी है। टॉर्च जो है वो मेरे हाथ में है और मैं इस पूरे रैन बसेरे को टॉर्च के जैसे नजर आएगा। मेयर जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी। देश से कोई भी कहीं भी बस पकड़ रहा है तो परेशान ना हो उसके ठंड में। उसके लिए पूरा ऑपरेशन टॉर्च जो है वो आप लोग चला रहे हैं और रैन बसेरे की आप लोगों ने व्यवस्था की है। डीएनए मित्रों, ऑपरेशन टॉर्च की बैटरी बड़ी है तो इसका असर भी प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई दे रहा है। इसके कुछ आंकड़े आपको ध्यान से देखने चाहिए। घुसपैठियों की घेराबंदी जब से शुरू हुई है तब से वाराणसी की झुग्गी झोपड़ियों से 500 से ज्यादा संदिग्धों के फरार होने की खबर है। संभल से 6 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मेरठ में 6500 संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया गया था। इनमें से 3200 ने अभी तक अपने सही दस्तावेज नहीं दिखाए। डीएनए मित्रों, योगी आदित्यनाथ यूपी से घुसपैठियों को बाहर निकालने में जुटे हैं, लेकिन उन वैचारिक प्रदूषण का क्या जो वहीं रहने वाले एक सांसद के दिमाग में भरा है। उत्तर प्रदेश से सांसद चुने गए समाजवादी नेता आर.के. चौधरी ने सनातनी परंपराओं को लेकर बेतुकी बयानबाजी की है। सबसे पहले आपको आर.के. चौधरी का यह विवादित बयान बेहद गौर से सुनना चाहिए। पूरे देश में लाशें जलाई जाती हैं और लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन जलता है, खपत होती है। वो अगर मनुष्य के लिए हानिकारक है या जीव जंतु के लिए हानिकारक है, बंद करना चाहिए उसे। जब और उसका इंतजाम है, लाश जलाने के अलावा भी तमाम चीजें होती हैं, उसे करना चाहिए। सोचिए, लिबरल, धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक दिखने की रेस में आर.के. चौधरी ने तर्क का पिंडदान कर दिया, वैज्ञानिक नजरिए को तिलांजलि दे दी और प्रदूषण पर शुद्ध कुतर्क करने लगे। काश सांसद महोदय ने थोड़ा गूगल कर लिया होता तो उन्हें यह ज्ञान मिल गया होता कि प्रदूषण बढ़ाने में किस तत्व की कितनी भूमिका होती है। उन्हें यह जानकारी मिल गई होती कि शवदाह संस्कार अंतिम संस्कार की दूसरी प्रक्रियाओं से सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला है। साफ है, इनका मकसद प्रदूषण पर फिक्र कम और सनातनी परंपराओं को आहत करना ज्यादा नजर आता है। अखिलेश यादव के सांसद ने हिंदू मान्यताओं को आहत किया तो उन्हें करारा जवाब भी मिला। दिमाग खराब हो गया है चौधरी जी का। ये सब अनाप शनाप गलत बातें, जनता को बरगलाने वाली बातें, ये सब कभी शोभा नहीं देती हैं। अरे भाई, ये हिंदू धर्म में सदियों से चला आ रहा है, वो हमारी एक धार्मिक परंपरा है। कैसे मृतोत्सव को हम जलाएंगे, कैसे क्या करेंगे, उससे क्या पोल्यूशन होता है। ये शायद भारतीय राजनीति का एक नया ट्रेंड बन गया है। मुद्दा कोई भी हो, उसमें कोई अधूरा या फर्जी तर्क डालो और सीधे सनातन को टारगेट करो। आर.के. चौधरी ऐसे पहले विपक्षी सांसद या नेता नहीं है। यह फहरिस्त काफी लंबी है। अब हम आपको कुछ ऐसे बयान दिखाने जा रहे हैं जिन्हें पढ़ने के बाद शायद आपके अंदर भी यह सवाल उठे कि आखिर विपक्ष को सनातन से इतनी समस्या क्यों। इसी साल जनवरी के महीने में महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था, यह कुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र आव्हाड कह चुके हैं कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया। आव्हाड ने सनातन धर्म को दमनकारी तक बता दिया। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन के एक सनातन विरोधी बयान की काफी आलोचना हुई थी। उदयनिधि ने कहा था, सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारी है, इसका विरोध नहीं बल्कि उन्मूलन होना चाहिए। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार चला रहे रेवंत रेड्डी कह चुके हैं कि सनातन धर्म में मांस खाने वालों के लिए अलग और शराब पीने वालों के लिए अलग देवता है।
जिस राम मंदिर की दिशा में झुककर करोड़ों सनातन अनुयायी नमन करते हैं, उसी राम मंदिर को कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान भटकाने वाला मुद्दा करार दे दिया था। राजनीति में गंभीर मुद्दों पर वाद विवाद या चर्चा एक हेल्दी पॉलिटिकल कल्चर माना जाता है, लेकिन हर मुद्दे पर जाहिर करने के लिए सनातनी आस्था पर प्रहार किया जाए तो ऐसा लगता है कि विरोध उस मुद्दे पर नहीं बल्कि सनातन पर है। सनातन आस्था पर चोट करने वाले आर.के. चौधरी पहले नेता नहीं है। इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल के विधायक और ममता बनर्जी के करीबी मदन मित्रा का नाम भी आज शामिल हो गया। मित्रों, दुनिया भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और सनातन धर्म का आदर्श पुरुष मानती है, लेकिन आज नए राजनीतिक शोधार्थी मदन मित्रा ने नया रिसर्च पेश किया है। करोड़ों सनातनियों के आराध्य मुसलमान थे। मित्रों, आप भी बहुत ध्यान से सुनिए मदन मित्रा ने क्या कहा। मैं बोल रहा हूँ राम मुसलमान थे, हिंदू नहीं थे। ये इधर भाग रहे हैं, वो उधर भाग रहे हैं। राम का सरनेम क्या है? डीएनए मित्रों, मदन मित्रा साहब कोलकाता में रहते हैं। समझिए, बेलडांगा से कोलकाता की दूरी महज 190 किलोमीटर है। बेलडांगा वही जगह है जहां आजकल नई बाबरी के नाम पर कट्टरपंथी वायरस तेजी से फैलाया गया है। हो सकता है कट्टरपंथी वायरस ने 190 किलोमीटर दूर बैठे मदन मित्रा को भी संक्रमण का शिकार बना लिया हो। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं के दिल में तुष्टीकरण की मात्रा कितनी ज्यादा है हम सभी जानते हैं। हो सकता है इसी तुष्टीकरण वाले वायरस का संक्रमण जब बढ़ गया हो तो मदन मित्रा साहब के दिमाग में मर्यादा पुरुषोत्तम को मुसलमान बताने वाली थ्योरी आ गई। डीएनए मित्रों, अल्लामा इकबाल ने कहा था, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। हो सकता है मदन मित्रा साहब आजकल शेरो शायरी पढ़ रहे हो और इसी दौरान उन्होंने इकबाल का शेर ये पढ़ लिया हो। वो भ्रम में इतिहास और साहित्य का फर्क भूल गए हो सकता है उन्होंने साहित्य को ही इतिहास मान लिया हो। वो विधायक हैं, इसलिए इतने अज्ञानी नहीं हो सकते कि मर्यादा पुरुषोत्तम को मुसलमान बता दें, खासतौर पर तब जब वो स्वयं सनातन परंपरा से आते हैं। डीएनए मित्रों, भारत में रहने वाला, सनातन परंपरा से आने वाला कोई अनपढ़ व्यक्ति भी मदन मित्रा साहब के इस नए शोध पर क्षण भर के लिए भी भरोसा नहीं करेगा। अगर माननीय मदन मित्रा साहब कथित लिबरल सोच वाले संक्रमण के शिकार नहीं होते, अगर उनके अंदर तुष्टीकरण वाला वायरस नहीं होता तो वो थोड़ा शोध कर लेते। इंटरनेट पर एक छोटी सी सर्च करने से वो जान जाते कि इस्लाम का अस्तित्व 7वीं शताब्दी से माना जाता है। विद्वान बताते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा गुफा में पहली बार दिव्य संदेश मिला। यहीं से इस्लाम का आरंभ माना जाता है। भारत में इस्लाम तो और भी बाद में आया है। बात सनातन की करें तो विद्वान इसे 5000 साल से अधिक पुराना मानते हैं। विद्वान बताते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के प्रमाण मिलते हैं, हालांकि कई रिपोर्ट्स में सनातन का अस्तित्व इससे भी पुराना बताया जाता है। अब सोचिए, मदन मित्रा साहब ने तुष्टीकरण की प्रयोगशाला में जो नई रिसर्च की, उससे जो ज्ञान मिला, उससे क्या कहा जाए? इसे कट्टरपंथी संक्रमण और तुष्टीकरण वाला बुखार ही कहा जा सकता है। डीएनए मित्रों, इसीलिए पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता मदन मित्रा साहब के नए शोध पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि एक खास वोट बैंक की चाहत में मदन मित्रा साहब जैसे नेताओं को हिंदू संस्कृति का अपमान नहीं करना चाहिए। मित्रों, सनातन संस्कृति में क्षमादान को सबसे बड़ा दान कहा जाता है। उदार हृदय सनातन धर्मी मदन मित्रा साहब को उनके इस बौद्धिक पाप के लिए क्षमा कर देंगे, ये तय है। आज हम मदन मित्रा साहब से कहेंगे वो सनातन पर नया शोध करने से पहले स्वयं को कट्टरपंथी वायरस से मुक्त कर ले। साथ ही सावधान रहें, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्मियों की आस्था पर चोट की है, इसलिए उन्हें क्षमादान मिल सकता है। अगर उन्होंने किसी और धार्मिक आस्था का अपमान किया होता तो शायद उन्हें क्षमादान भी नहीं मिलता। डीएनए मित्रों, अब हम दुनिया के इकलौते हिंदू शेख की कहानी आपको बताएंगे और यह बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इस हिंदू शेख के एहसान से कैसे एक मुस्लिम मुल्क अभी तक उस एहसान में दबा है, यह आज आपको बताएंगे। और वो मुल्क जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। पीएम मोदी ने 3 देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव में अरब के देश ओमान का दौरा किया। प्रधानमंत्री का यह दौरा इस मायने में ऐतिहासिक है कि दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी CEPA पर हस्ताक्षर हुए। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार को आगे बढ़ाने में मददगार होगा।
प्रधानमंत्री के इस दौरे में उन्हें ऑर्डर ऑफ ओमान अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। लेकिन आज हम ओमान और भारत के बीच व्यापार से जुड़े एक 155 साल पुराने समझौते के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये कोई ऐसा समझौता नहीं था जिस पर हस्ताक्षर हुए थे, बल्कि भारत और ओमान को भारतीय मूल के एक व्यापारी ने व्यापार के जरिए जोड़ा था। इस तरह दोनों देशों के बीच सेतु बनने का काम हुआ था। ओमान के साथ भारत के बढ़ते संबंधों के बीच आज आपको ओमान में मौजूद एक भारतीय मूल की कंपनी और उसके मालिक के बारे में जानना चाहिए। यह कहानी इसलिए दिलचस्प है क्योंकि भारतीय मूल के ये व्यापारी ओमान के सुल्तान को भी कर्ज देते थे। भारतीय व्यापारी की मदद से ओमान के सुल्तान इतने प्रभावित हुए कि उन्हें शेख की उपाधि दे दी। किसी हिंदू के नाम के आगे आपने शेख नहीं सुना होगा, लेकिन इस व्यापारी को दुनिया का एकमात्र हिंदू शेख कहा जाता है। ओमान में रहने वाला खिमजी परिवार भारत से ओमान कब और कैसे पहुंचा, ये जानने से पहले आपको इस परिवार के बारे में एक दिलचस्प जानकारी मालूम होनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खिमजी परिवार के कनकसी खिमजी के पास इतना पैसा था कि जरूरत पड़ने पर वो ओमान के सुल्तान को भी कर्ज दिया करते थे। सोचिए, एक भारतीय से ओमान के सुल्तान कर्ज लेते थे। ये वो दौर था जब ओमान तेल के भंडार के मामले में उतना समृद्ध देश नहीं था। ओमान के विकास में कनकसी खिमजी के योगदान से खुश होकर 70 के दशक में ओमान के तत्कालीन सुल्तान कबूस बिन सईद ने खिमजी भाई को शेख की मानद उपाधि दी। इस तरह उनका पूरा नाम शेख कनकसी खिमजी हो गया। शेख की उपाधि मुख्य रूप से अरब देशों के शाही परिवारों, जनजाति प्रमुखों या सम्मानित मुस्लिम हस्तियों को दी जाती है। लेकिन हिंदू होने के बावजूद कनकसी खिमजी को यह उपाधि मिली, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं दिखती है। मूल रूप से गुजरात के कच्छ के रहने वाले कनकसी खिमजी के परदादा रामदास ठाकरसी 1870 यानी 155 साल पहले व्यापार के सिलसिले में ओमान गए थे। उन्होंने ही ओमान में अपने बेटे खिमजी रामदास के नाम पर खिमजी रामदास ग्रुप यानी KR ग्रुप की आधारशिला रखी थी। उसके बाद खिमजी ग्रुप ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कनकसी खिमजी के नेतृत्व में KR ग्रुप ने ओमान में कारोबार को बुलंदियों पर छुआ। कनकसी खिमजी का जन्म 1936 में ओमान की राजधानी मस्कट में हुआ था, लेकिन पढ़ाई करने के लिए वो बचपन में ही मुंबई आ गए थे। भारत से ही उनकी शिक्षा पूरी हुई। 1970 में कनकसी खिमजी ने अपने पिता से व्यापार की जिम्मेदारी संभाली। अपने व्यापार को बढ़ाने के अलावा वो समय समय पर ओमान सरकार की भी मदद करते रहे। ओमान के शाही परिवार के साथ कनकसी खिमजी के अच्छे संबंध थे। शेख कनकसी खिमजी को ओमान के सुल्तान ने अपने देश की नागरिकता भी दी। कनकसी खिमजी ने 1975 में मस्कट में इंग्लिश मीडियम का पहला भारतीय स्कूल खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कनकसी खिमजी ओमान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। 5 दशकों तक KR ग्रुप को आगे बढ़ाने के बाद 2021 में 85 साल की उम्र में शेख कनकसी खिमजी का निधन हो गया। अब उनकी विरासत उनके बेटे पंकज खिमजी और नीलेश खिमजी आगे बढ़ा रहे हैं। ओमान में रहने और शेख की उपाधि मिलने के बावजूद खिमजी परिवार ने भारत और हिंदू धर्म से अपना नाता कभी नहीं तोड़ा। कनकसी खिमजी पूरी तरह शाकाहारी थे। वो वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखते थे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने कनकसी खिमजी के बारे में कहा था, वो खाड़ी देशों में भारत के सच्चे एम्बेसडर। डीएनए मित्रों, अब आपको KR ग्रुप के कारोबार के बारे में भी जानना चाहिए। KR ग्रुप ओमान के सबसे बड़े व्यावसायिक समूहों में शामिल है। KR ग्रुप अलग अलग सेक्टर्स के 600 से अधिक ग्लोबल ब्रांड का ओमान में प्रतिनिधित्व करता है। KR ग्रुप का सालाना टर्नओवर 3 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 5,000 से ज्यादा कर्मचारी KR ग्रुप में काम करते हैं। KR ग्रुप का कारोबार ओमान के अलावा भारत और UAE में भी है। ओमान को मिडिल ईस्ट के सबसे सहिष्णु देशों में माना जाता है। यहाँ हिंदुओं के लिए पुराने मंदिर हैं और सरकार ने उन्हें पूजा की पूरी आजादी दे रखी है। शायद इसी माहौल ने KR ग्रुप के आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ आपको यह भी जानना चाहिए कि ओमान की 55 लाख की आबादी में लगभग 5% भारतीय हैं। राजधानी मस्कट में 2 हिंदू मंदिर भी हैं, जिनमें से एक मंदिर 100 साल से ज्यादा पुराना है। डीएनए मित्रों, भारत के एक व्यापारी ने 155 साल पहले विदेश जाकर भारत का नाम रोशन किया, लेकिन इसी भारत का एक भगोड़ा व्यापारी विदेश जाकर भारत को मुंह चढ़ा रहा है। वो भारत के कानून को चुनौती दे रहा है। लंदन से वो भारत की व्यवस्था को ललकार रहा है और भगोड़ों की जोड़ी बनाकर आपके पैसे से पार्टी कर रहा है। अब तक आप समझ गए होंगे कि हम विजय माल्या की बात कर रहे हैं, जिसका आज 70वां जन्मदिन है। उसके इस जन्म को यादगार बनाने के लिए भारत के एक और भगोड़े ललित मोदी ने जन्मदिन से पहले लंदन में एक शानदार पार्टी रखी।
ये पार्टी लंदन के बेहद महंगे और प्रतिष्ठित इलाके वेलग्रेव स्क्वायर में स्थित ललित मोदी के घर पर हुई। यानी भारत की एजेंसियों ने जिन दो भगोड़ों को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, वो लंदन में मिलकर पार्टी कर रहे हैं। भारत का एक भगोड़ा दूसरे भगोड़े के लिए शानदार पार्टी दे रहा है। इस पार्टी में हॉलीवुड एक्टर, बिजनेसमैन और फैशन डिजाइनर समेत बड़े बड़े मेहमान पहुंचते हैं। बाकायदा उस बर्थडे पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाती हैं। भारत की एजेंसियां और भारत के लोग जश्न मनाते इन भगोड़े की तस्वीरों को देखकर मन ही मन नाराजगी जताने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। बर्थडे पार्टी की तस्वीरों से पहले पार्टी का इन्विटेशन कार्ड भी सोशल मीडिया पर सामने आया। इस कार्ड में विजय माल्या को द किंग ऑफ गुड टाइम्स यानी अच्छे समय का राजा कहकर संबोधित किया गया। आखिर कहा भी क्यों ना जाए, बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए लेकर भागने के बाद भी पिछले 9 साल से वो एक से बढ़कर एक पार्टी कर रहा है। लेकिन अगर कोई आम व्यक्ति 9 लाख रुपए का होम लोन नहीं चुका पाता तो यही बैंक उसके घर की कुर्की जब्ती करने के लिए पहुंच जाता। डीएनए मित्रों, अब हम आपके सामने हिंदुस्तान और एक महत्वपूर्ण अरब देश के रिश्तों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये देश है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, जो सामरिक संबंधों के मैदान में भारत के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत और यूएई की इसी सामरिक मित्रता को समझने के लिए आपको हमारी अगली खबर बेहद गौर से देखनी चाहिए। भारत और यूएई की सेनाओं का साझा युद्धाभ्यास आज से शुरू हो गया। इस युद्धाभ्यास को नाम दिया गया है डेजर्ट साइक्लोन 2 और यह अभ्यास 18 से लेकर 30 दिसंबर तक चलेगा। यानी इसकी अवधि तकरीबन 2 हफ्ते होगी। इस एक्सरसाइज में दोनों देशों की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यानी बख्तरबंद वाहनों से चलने वाले जवान हैं, वो उसमें शामिल हो रहे हैं। डेजर्ट साइक्लोन 2 का मकसद है आतंक रोधी अभियानों से जुड़े अनुभवों को साझा करना। भारत और यूएई की सेनाएं पिछले 17 साल से लगातार द्विपक्षीय युद्धाभ्यास कर रही हैं, लेकिन पिछले 1 साल यानी 2024 से 2025 के बीच ऐसे युद्धाभ्यासों की संख्या बढ़ी। बीते 1 साल में दोनों देशों की नौसेना, वायुसेना और थल सेना तीनों ने साझा युद्धाभ्यास किया है। हो सकता है कि आपके अंदर यह सवाल उठ रहा हो कि आखिर एक अरब देश भारत के साथ युद्धाभ्यास करने में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है। अब हम आपको इसी सवाल का जवाब देते हैं। दरअसल भारतीय सेनाओं के साथ बार बार युद्धाभ्यास करने की सबसे बड़ी वजह है अर्बन वॉरफेयर, यानी शहरों के अंदर आतंकवाद से लड़ने की भारतीय सेना की वो दक्षता जिसे यूएई भी हासिल करना चाहता है। अर्बन वॉरफेयर कितना कठिन है, ये सबक यूएई ने यमन के गृह युद्ध के दौरान सीखा था। 2015-16 में यमन के हूती आतंकवादियों के खिलाफ यूएई की फौज उतरी थी। एडन और मुकल्ला नाम के 2 यमनी शहरों में यूएई के फौजियों को भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। इन दोनों शहरों की जंग में संयुक्त अरब अमीरात के 80 फौजी मारे गए थे। हूती आतंकवादियों ने तकरीबन 4 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स मार गिराए थे और यूएई की एयरफोर्स का एक मिराज फाइटर जेट भी जमीन से फायर की गई मिसाइल का शिकार बन गया था। एक आतंकी गुट से 2 शहरों में लड़ाई से हुए इतने बड़े नुकसान की वजह से ही यूएई ने शहरों में होने वाले युद्ध को बेहतर तरीके से समझने की तरफ कदम बढ़ाया। ये क्षमता हासिल करने के लिए उन्होंने भारत से सामरिक सहयोग मांगा, क्योंकि पिछले तकरीबन 4 दशक से भारतीय सुरक्षा बल कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक इसी तरह के शहरी ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। यूएई और भारत का सामरिक सहयोग सिर्फ साझा युद्धाभ्यासों तक सीमित नहीं है। शक्ति आधारित इस सहयोग से जुड़ी कुछ और जरूरी जानकारियां भी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको भारत और अरब जगत के सांस्कृतिक रिश्ते से जुड़ा एक दिलचस्प इतिहास बेहद ध्यान से देखना और समझना चाहिए। शायद हर भारतीय ने अपने बचपन में पंडित विष्णु शर्मा की महान कृति पंचतंत्र जरूर पढ़ी होगी। पंचतंत्र को ईसा से लगभग 200 वर्ष पूर्व लिखा गया था। पंचतंत्र को लिखने का मुख्य उद्देश्य था नौजवान राजकुमारों को राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी समझाना, ताकि जब वो राजा बने तो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर पाएं। 6ठी सदी में यह महान कृति अरब जगत तक पहुंची और तब अरब जगत के कबीलों ने इसके महत्व को पहचाना। उस वक्त अरब जगत में पहलवी भाषा का प्रचलन था, तो पंचतंत्र का पहलवी में अनुवाद किया गया। तत्कालीन अरब जगत में कबीलाई व्यवस्था थी, तो कबीलों के सरदारों ने बेटों को पहलवी में लिखाया और पढ़ाया पंचतंत्र के बारे में। अरब जगत से भारत के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी एक मिसाल भारत और यूएई के सामरिक संबंध है। यूएई की थल सेना जो होवित्जर यानी तोप इस्तेमाल करती है, वो भारत से ही सप्लाई की गई है। डीएनए मित्रों, इसके साथ ही दोनों देशों के बीच 2 और बेहतरीन हथियारों को लेकर बातचीत जारी है। हाल ही में यूएई के प्रतिनिधियों ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील को लेकर बातचीत शुरू की है।
माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में कामयाबी के बाद इस मिसाइल में यूएई की दिलचस्पी बढ़ी है। ब्रह्मोस के साथ साथ यूएई की सेना पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में भी अपनी दिलचस्पी दिखा चुकी है। डीएनए मित्रों, आज भारत और यूएई के सामरिक सहयोग को लेकर जो रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, यकीन मानिए इस विश्लेषण पर पाकिस्तान की भी नजर बनी हुई होगी, क्योंकि भारत और यूएई का साथ आना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको भारत के अरब मित्र, यूएई और भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाले पाकिस्तान का इतिहास ध्यान से देखना चाहिए। 60 के दशक में पाकिस्तान ही यूएई का सबसे बड़ा सामरिक साझीदार था। यूएई की एयरफोर्स को ट्रेनिंग पाकिस्तानी पायलट दिया करते थे। यहां तक कि यूएई के पहले 5 वायुसेना प्रमुख भी पाकिस्तानी ही थे। संयुक्त अरब अमीरात की थल सेना में जो कमांडो बटालियन है, उसकी शुरुआती ट्रेनिंग और यूनिट भी पाकिस्तानी फौज ने ही खड़ी की थी। यूएई की नौसेना को शुरुआती दौर में ट्रेनिंग और उपकरण भी पाकिस्तान से ही मिले थे। शायद इसे ही समय का चक्र कहा जाता है। जिस देश की थल सेना, वायुसेना और नौसेना को खड़ा करने में पाकिस्तान का हाथ रहा, आज उसी देश ने आतंक परस्ती की वजह से पाकिस्तान से सहयोग कम किया है और भारत के साथ सामरिक जगत में आगे बढ़ने का फैसला किया है। डीएनए मित्रों, जिस पाकिस्तान ने अपनी करतूतों की वजह से यूएई जैसा दोस्त खोया, आज वो पाकिस्तान उस मंच में शामिल होना चाहता है जिसका वर्तमान अध्यक्ष भारत है। हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स गठबंधन की, जिसको लेकर पाकिस्तान से एक बहुत ही बड़ा बयान आया है। एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि उनका देश ब्रिक्स का सदस्य बनना चाहता है। औरंगजेब ने एससीओ की दलील देकर कहा कि इस मंच पर पाकिस्तान सफल साबित हुआ है, इसी वजह से वो ब्रिक्स में भी अपना योगदान देना चाहता है। इस बयान को मजाक के सिवा और कुछ करार नहीं दिया जा सकता। क्या कोई इस बात पर भरोसा करेगा कि कंगाल पाकिस्तान ब्रिक्स जैसे मंच में योगदान दे सकता है? हां, यह जरूर हो सकता है कि अगर सदस्यता मिली तो पाकिस्तान ब्रिक्स के सदस्य देशों के आगे भी भीख का कटोरा लेकर आ जाए। डीएनए मित्रों, अब हम एक ऐसे विवाद का विश्लेषण करने वाले हैं जो जम्मू कश्मीर की एकता को चुनौती दे रहा है। एक राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी के लिए जम्मू कश्मीर की टीम तैयार की गई, लेकिन फाइनल टीम में जम्मू का एक भी खिलाड़ी नहीं चुना गया। 20 खिलाड़ियों की टीम में जम्मू का एक भी खिलाड़ी का नहीं होना, यह तथ्य संयोग से ज्यादा संदिग्ध लगता है। इसलिए सवाल पूछे जाने लगे हैं कि 20 खिलाड़ियों की टीम में क्या एक भी जम्मू का खिलाड़ी खेलने योग्य नहीं था? इसी प्रश्न में अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। लेकिन पहले यह पूरा विवाद क्या है, इसे विस्तार से समझिए। डीएनए मित्रों, संतोष ट्रॉफी भारत की सबसे प्रतिष्ठित नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में से एक है। जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन ने हाल ही में टीम का ऐलान किया। टीम के ऐलान से पहले 98 खिलाड़ियों ने इसके लिए ट्रायल दिया। 74 खिलाड़ी जम्मू से थे और 24 कश्मीर से। लेकिन जब फाइनल टीम 20 लोगों की टीम का ऐलान हुआ तो इसमें जम्मू का एक भी खिलाड़ी नहीं था। यानी ट्रायल के लिए उतरे 24 कश्मीरी खिलाड़ियों में से 20 को टीम के लिए सेलेक्ट कर लिया गया और जम्मू के 74 खिलाड़ियों में से किसी को भी जगह नहीं मिली। टीम के ऐलान के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी इस सिलेक्शन को पक्षपातपूर्ण बता रही है। और डीएनए में अब आज का संदेश, सोचने में ज्यादा वक्त मत लगाइए, न ज्यादा इंतजार कीजिए, क्योंकि जितना आप सोचते हैं जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से निकल रही है। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।